Jai Hind. In this lecture, we will design finite state machine by using given statements. We have given this question. A clocked sequential circuit is provided with a single input X and a single output Z. Whenever the input produces a pulse of 111 or 000, and at the end of sequence, it produces an output Z is equal to 1 and overlapping is allowed. We have asked these three questions: obtain the state diagram, obtain the state table, and last one, design the sequence detector. This is a block diagram of sequence detector. There is a single input X. So this is a single input X. The value of input can be 0 or 1, and a single output Z and single output Z. This is sequence bit detector. Sequence bit detector में जो इनपुट डेटा होगा बिट वाइज बिट सर्किट में एंटर करेगा. अब जैसे ही सर्किट में 111 या फिर 000 एंटर करता है तो उस केस में आउटपुट 1 जनरेट होनी चाहिए और रेस्ट केस में आउटपुट 0 मिलनी चाहिए. तो simply we have to design 2-bit sequence detector. If sequence detector detect the sequence either 111 or 000, it will produce output 1, and in rest cases it should produce output 0. And overlapping is allowed. It is mentioned in question. This is a block diagram of synchronous sequential circuit. Synchronous sequential circuit is a combination of combinational circuit and memory element. And in the case of Mealy type finite state machine, the output depends upon present input and present state. What is the meaning of present state? At a time जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको प्रेजेंट स्टेट बोला जाता है. अब ये प्रेजेंट स्टेट प्रेजेंट इनपुट के साथ कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करते हैं और यहाँ पर हमें प्रेजेंट आउटपुट मिलेगी. अब ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट की आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करेंगे. फिर जैसे ही फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में राइजिंग एज अप्लाई करते हैं, दैट इज ये ड्यूरेशन अप्लाई की, तो उस केस में ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसकी आउटपुट में चेंज हो जाएगा और जो फ्लिप फ्लॉप की नई आउटपुट मिलती है उसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेट. तो प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन कब होता है? जब फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में राइजिंग एज अप्लाई करते हैं. अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है. फिर नई प्रेजेंट स्टेट प्रेजेंट इनपुट के साथ कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करेंगे. यहां पर नई आउटपुट मिलेगी. अगेन अब इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज कब होगा? जब नेक्स्ट राइजिंग एज अप्लाई करेंगे. फिर जैसे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में नेक्स्ट राइजिंग एज अप्लाई करेंगे तो अगेन फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज हो जाएगी. अगेन जो नई आउटपुट मिलेगी उसको मैं बोलूंगा नेक्स्ट स्टेट. अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है. इस तरह से प्रोसेस आगे चलता है. तो आपको याद क्या रखना है? प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन होता है वो क्लॉक पे डिपेंड करता है, क्लॉक के राइजिंग एज पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल ये फ्लिप फ्लॉप है, जैसे क्लॉक में ये राइजिंग एज अप्लाई करते हैं फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज हो जाएगा. यहां से लेके यहां तक अगर क्लॉक में ये ड्यूरेशन अप्लाई करते हैं उस केस में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा. फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी. दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. जैसे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में ये ड्यूरेशन अप्लाई करते हैं, अगर इस केस में इस इनपुट में भी चेंज होता है तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा. फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट कब चेंज होगी? जब क्लॉक में नेक्स्ट राइजिंग एज अप्लाई करेंगे, दैट इज ये ड्यूरेशन. इसी तरह से यहां से लेके यहां तक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में फिर कोई चेंज नहीं होगा. नया चेंज कब होगा? जब क्लॉक में ये ड्यूरेशन अप्लाई करेंगे, लो टू हाई ड्यूरेशन. वी हैव टू डिटेक्ट दिस सीक्वेंस. जैसे ही इस सर्किट में ये सीक्वेंस अप्लाई होती है उस केस में आउटपुट 1 जनरेट होगी. तो पहले मैं स्टेट डायग्राम डिजाइन करूंगा. इनिशियली स्टार्टिंग स्टेट को मैं लेता हूं ए. ए इज इनिशियल स्टेट और स्टार्टिंग स्टेट. या मैं इस तरह से बोल सकता हूं जैसे ही सर्किट स्टार्ट होता है, मतलब सर्किट में कोई भी इनपुट बिट अप्लाई नहीं की है, उस टाइम पे जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर है उसको बोल दिया प्रेजेंट स्टेट ए. इट इज स्टार्टिंग स्टेट. प्रेजेंट स्टेट ए है. इनपुट में 0 अप्लाई कर सकते हैं या फिर इनपुट में 1 अप्लाई कर सकते हैं. अब फर्स्ट बिट 0 भी डिजायरेबल है और 1 भी डिजायरेबल है. पहले मैं कंसीडर करूंगा प्रेजेंट इनपुट 0. प्रेजेंट स्टेट ए है. अगर प्रेजेंट इनपुट 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट तो मिली बी और आउटपुट रहेगी 0. तो प्रेजेंट स्टेट ए है. अगर इनपुट में अप्लाई किया 0, आउटपुट तो मिलेगी 0 और नेक्स्ट स्टेट मिलेगी बी. आउटपुट 1 का मिलेगी जब सर्किट में 111 या फिर 000 एंटर होगा. इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट ए है.
अगर इनपुट में अप्लाई करते 1 तो 1 भी डिजायरेबल बिट है। तो नेक्स्ट स्टेट यहां पर मिली सी, प्रेजेंट स्टेट ए है। अगर इनपुट में अप्लाई किया 1, प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में अप्लाई करते हैं 1 तो आउटपुट तो मिलेगी 0। आउटपुट मैंने लिख दिया 0। जैसे ही क्लॉक अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ड्यूरेशन अप्लाई की, तो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में भी चेंज हो जाएगा। जो नई आउटपुट मिलेगी उसको नेक्स्ट स्टेट बोला जाता है, दैट इज सी। उसको मैंने रिप्रेजेंट किया सी। तो नेक्स्ट स्टेट बी कब मिली? अगर इनपुट में अप्लाई करते 0। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेट सी कब मिली? अगर इनपुट में अप्लाई करते 1। अगेन प्रेजेंट स्टेट है बी, मैं बी में हूं। बी में कैसे पहुंचे? अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते। प्रेजेंट स्टेट बी है तो प्रेजेंट इनपुट 0 या फिर 1 अप्लाई कर सकते थे। अगर 0 अप्लाई करते, क्या 0 0 डिजायरेबल बिट है? यस, 0 0 इज डिजायरेबल बिट। तो मैं क्या बोलूंगा? प्रेजेंट स्टेट बी है, अगर इनपुट में अप्लाई करते 0, आउटपुट तो मिलेगी 0। फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी उसको मैंने रिप्रेजेंट किया डी से। तो याद क्या रखना है? एट ए टाइम मेरे पास प्रेजेंट स्टेट है, दैट इज दिस वन। अगर इनपुट में 0 अप्लाई किया तो उस टाइम पे जो आउटपुट मिलेगी वो तो मिलेगी 0। फिर जैसे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में राइजिंग एज अप्लाई करेंगे, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट भी चेंज हो जाएगी। दैट इज जो नई आउटपुट मिलेगी उसको मैं नेक्स्ट स्टेट बोलूंगा, और नेक्स्ट स्टेट को मैंने डी से रिप्रेजेंट किया। तो डी नेक्स्ट स्टेट कब मिलेगी? अगर इनपुट में अप्लाई करते 0। इसी तरह से बी में खड़े हैं, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, क्या 0 1 डिजायरेबल है? 2 बिट में 0 1 कहीं भी डिजायरेबल नहीं है, पर ओवरलैपिंग अलाउड है। इस 1 को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं। तो 1 मतलब सी स्टेट। अगर बी में खड़े हैं, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते, आउटपुट तो 0 रहनी थी, पर नेक्स्ट स्टेट क्या हो जानी थी? सी। सी क्यों हुई? ओवरलैपिंग अलाउड है। इस 1 को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं। 1 मतलब सी स्टेट। बी के लिए प्रेजेंट इनपुट 0 और 1 दोनों केस चेक कर लिए। अब सी के लिए चेक करेंगे। सी में कैसे पहुंचते? अगर प्रीवियस इनपुट होती 1, अगेन प्रेजेंट स्टेट सी है, मैं 0 भी अप्लाई कर सकता हूं या 1 भी अप्लाई कर सकता हूं। अगर 1 अप्लाई करते, दैट इज प्रेजेंट इनपुट 1 अप्लाई करते, तो सीक्वेंस बननी थी 1 1। अब ये 1 1 क्या डिजायरेबल बिट है? यस, 1 1 इज ए डिजायरेबल सीक्वेंस। तो मैं क्या बोलूंगा? सी में खड़े थे, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते, आउटपुट तो 0 मिलनी थी, और नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी थी? ई। मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ई। ई स्टेट कब मिलनी थी? अगर इनपुट में अप्लाई करते 1 1। इसी तरह से 1 के लिए चेक कर लिया, 0 के लिए चेक करते हैं। सी में खड़े थे, अगर इनपुट में अप्लाई करते 0 1 0, क्या 1 0 डिजायरेबल बिट है? 2 बिट के लिए 1 0 डिजायरेबल सीक्वेंस नहीं है, हमें 1 1 या 0 0 चाहिए। पर इस 0 को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? बी। तो बी स्टेट का मिलती अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते। तो सी में खड़े हैं, अगर इनपुट 0 अप्लाई करते, आउटपुट तो 0 रहनी थी, नेक्स्ट स्टेट कहां चली जानी थी? बी में। बी में क्यों गए? इस 0 को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं। अब डी के लिए चेक करते हैं, प्रेजेंट स्टेट है डी। डी में कैसे पहुंचते? अगर इनपुट सीक्वेंस होती 0 0। डी प्रेजेंट स्टेट है, इनपुट में 0 अप्लाई कर सकते हैं या फिर 1। अगर 0 अप्लाई करते तो सीक्वेंस क्या रहनी थी? 0 0 0। और 0 0 डिजायरेबल सीक्वेंस है। एक बात तो क्लियर है कि अब आउटपुट तो मिलेगी 1, पर नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी? ओवरलैपिंग अलाउड है। इन 2 0 को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं। तो 2 0 मतलब आप देखो, 2 0 मतलब डी स्टेट। तो डी में खड़े हैं, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट डी मिलनी थी। तो मैं क्या बोलूंगा? डी में खड़े थे, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं, आउटपुट तो 1 मिलेगी। फिर जैसे ही क्लॉक अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेट डी मिलेगी। 1 के लिए चेक कर लेते हैं। डी में खड़े हैं, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते 0 0 1, क्या 0 0 1 डिजायरेबल सीक्वेंस है? नहीं है, पर इस 1 को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं। तो 1 मतलब सी स्टेट। तो मतलब डी में खड़े हैं, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी सी। तो डी इज प्रेजेंट स्टेट, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते, आउटपुट तो 0 रहनी थी, पर नेक्स्ट स्टेट सी। इसी तरह से ई के लिए चेक करते हैं।
ई में कैसे पहुंचते अगर इनपुट सीक्वेंस होती 1 1। अगेन 0 अप्लाई कर सकते हैं, 1 अप्लाई कर सकते हैं। प्रेजेंट स्टेट है ई, अगर प्रेजेंट इनपुट 1 अप्लाई करते, अब क्या ये डिजायरेबल सीक्वेंस है? यस, ये तो डिजायरेबल सीक्वेंस है। एक बात तो क्लियर है कि आउटपुट 1 मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी? ओवरलैपिंग अलाउड है, इन 2 1 को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूँ। तो मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी? 2 1 मतलब ई स्टेट। तो ई में खड़े हैं, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट तो ई ही रहनी थी, ई स्टेट। इनपुट में 1 अप्लाई किया, आउटपुट तो 1 मिलेगी और नेक्स्ट स्टेट ई। अब एक बात ध्यान रखना है, जैसे प्रेजेंट स्टेट ई है, दैट इज दिस वन। इनपुट में अप्लाई किया 1, इनपुट में अप्लाई किया 1, उसी टाइम पे जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 1, दैट इज दिस वन। फिर जैसे ही क्लॉक में राइजिंग एज अप्लाई करेंगे, अब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज हो जाएगी, फिर जो नई आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाएगा नेक्स्ट स्टेट। तो दैट इज ये, फिर नेक्स्ट स्टेट मिली। प्रेजेंट स्टेट ई थी, इनपुट में 1 अप्लाई किया, आउटपुट तो 1 मिलेगी, फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेट अगेन ई मिलेगी। इसी तरह से जीरो के लिए चेक करते हैं। प्रेजेंट स्टेट ई है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो सीक्वेंस बननी थी 1 1 0। क्या 1 1 0 चाहिए? नहीं चाहिए, पर इस 0 को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं। तो 0 मतलब बी स्टेट। तो ई में खड़े थे, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी बी। तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट किया। ई में खड़े थे, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते, आउटपुट तो मिलनी थी 0, और फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट बी मिलनी थी। दिस ये स्टेट डायग्राम। अब स्टेट डायग्राम का बेनिफिट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है सीक्वेंस बिट डिटेक्टर। अगर मैं प्रेजेंट स्टेट एज्यूम करता ई, मैं यहां पर खड़ा हूं, फिर जैसे ही सर्किट में 1 एंटर करता तो मैं ई में खड़ा हूं, अगर प्रेजेंट इनपुट अप्लाई करते 1, आउटपुट तो मिलनी थी 1, नेक्स्ट स्टेट मिली ई। इसी तरह से फिर सर्किट में 0 अप्लाई करते, ई में खड़े थे, अगर इनपुट में अप्लाई करते 0, आउटपुट तो मिलनी थी 0, पर नेक्स्ट स्टेट मिल जानी थी बी। अब मैं बी में खड़ा हूं, फिर जैसे ये 1 अप्लाई होता, दैट इज दिस वन। प्रेजेंट इनपुट 1, आउटपुट तो मिलनी थी 0 और नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी सी। अब इस 1 के लिए चेक करते हैं, फिर जैसे ये 1 अप्लाई होता, दिस वन। सी में खड़े थे, प्रेजेंट इनपुट 1, आउटपुट तो मिलनी थी 0 और नेक्स्ट स्टेट ई मिलनी थी। तो मैं क्या बोलूंगा? जैसे ही 1 2 3 4 बिट एंटर की, नेक्स्ट स्टेट ई ही रही और आउटपुट क्या रहेगी? 0। तो सिंपली ये आउटपुट होती है बिफोर अप्लाइंग क्लॉक। फॉर एग्जांपल मैं सी में खड़ा हूं, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, तो उसी टाइम पे आउटपुट मिल जानी थी 0। मतलब प्रेजेंट स्टेट थी सी, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, तो उसी टाइम पे प्रेजेंट आउटपुट मिलनी थी 0। फिर जैसे ही नेक्स्ट राइजिंग एज अप्लाई करते, अब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में भी चेंज हो जाना था और जो नई आउटपुट मिलनी थी उसको बोलना था नेक्स्ट स्टेट, दैट इज ई। नाउ दिस इज ए स्टेट डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ स्टेट डायग्राम वी कैन राइट स्टेट टेबल। टोटल इंटरनल स्टेट है 5 ए बी सी डी ई। तो मैंने लिखा प्रेजेंट स्टेट, टोटल इंटरनल स्टेट लिख दिया 5 ए बी सी डी ई। दिस इज नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट। नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट क्या मिलेगी? अगर प्रेजेंट इनपुट 0 या फिर प्रेजेंट इनपुट 1 अप्लाई करते हैं, वो वैल्यू मैंने यहां पर लिख लिया है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट स्टेट ए थी, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट मिली बी और आउटपुट 0। इसी तरह से अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट सी, आउटपुट 0। अब प्रेजेंट स्टेट है बी, दैट इज दिस वन। अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट डी, आउटपुट 0। अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट डी, आउटपुट 0। इसी तरह से अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते, आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेट सी, आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट सी, आउटपुट 0। इसी तरह से सी में खड़े हैं, दैट इज दिस वन। अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट तो मिलनी थी बी, आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट बी, आउटपुट 0। अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट ई, आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट ई, आउटपुट 0। इसी तरह से ई के लिए देख लेते हैं, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट ई ही रहनी थी, आउटपुट 1। ई में खड़े हैं, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट ई, आउटपुट 1। इसी तरह ई में खड़े थे, अगर इनपुट में अप्लाई करते 0, नेक्स्ट स्टेट बी, आउटपुट 0। तो नेक्स्ट स्टेट बी, आउटपुट 0। तो दिस इज ए स्टेट टेबल। और क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि वी हैव टू ऑब्टेन स्टेट डायग्राम एंड वी हैव टू ऑब्टेन स्टेट टेबल। नाउ वी विल डिजाइन सर्किट। अगेन स्टेट टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया है। टोटल इंटरनल स्टेट है ए टू ई 5। 5 इंटरनल स्टेट को कितने बिट बाइनरी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए को मैंने वैल्यू असाइन की 0 0 0, बी को असाइन किया 0 1 0,
सी को असाइन किया 0 1 0, डी को 0 1 1, ई को असाइन किया 1 0 0। तो दिस इज नोन एज स्टेट असाइनमेंट। अब स्टेट टेबल से ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल ड्रॉ करते हैं। दिस इज ब्लॉक डायग्राम। एट ए टाइम जो स्टेट है उसको हम 3 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करूंगा, और इस केस में मैं डी फ्लिप फ्लॉप यूज करता हूं, तो 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए। और एट ए टाइम फ्लिप फ्लॉप में जो डेटा स्टोर होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। तो मैंने लिख दिया बाई 1 बाई 2 बाई 3, एंड दिस इज ए इनपुट। इनपुट में 0 अप्लाई करेंगे या इनपुट में 1 अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट स्टेट, एंड दिस इज ए प्रेजेंट इनपुट। फिर जैसे इसको कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करेंगे, फिर जैसे ही सर्किट में क्लॉक अप्लाई करेंगे, नई आउटपुट मिलेगी फ्लिप फ्लॉप की, उसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेट। तो उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल बाई 1 बाई 2 बाई 3, एंड दिस इज आउटपुट। अगर x में 0 अप्लाई करते हैं, x में 1 अप्लाई करते हैं, वो वैल्यू यहां पर लिखी। अब ये जो ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल है उसको स्टेट टेबल की हेल्प से लिखते हैं। अब इस केस में ए से लेके ई तक स्टेट को बाइनरी वैल्यू में लिख लिया है। अगर x में 0 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट बी मिलनी थी, अगर 1 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट सी मिलनी थी। तो ये बी और सी को बाइनरी वैल्यू में लिखा है जो हमने असाइन किया हुआ है। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट बी को लिखा 0 0 1 से, इनपुट में 0 अप्लाई करते डी मिलना था सी, ये डी और सी को बाइनरी वैल्यू में लिखा है। और यहां पर आउटपुट मिली 0, आउटपुट मिली 0, आउटपुट को अलग कर दिया। अगेन नेक्स्ट स्टेट बी, तो बी को लिखा 0 0 1, दिस इज ई, ई को रिप्रेजेंट किया है 1 0 0, और आउटपुट मिली 0 0, आउटपुट यहां पर लिख दिया है। इसी तरह से ई, तो ई को रिप्रेजेंट किया है 1 0 0, इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट बी मिलनी थी, दैट इज 0 0 1, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट ई मतलब 1 0 0, और इसी तरह से जो आउटपुट थी 0 एंड 1। तो ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल में क्या होता है, ये जो नेक्स्ट स्टेट है और ये जो आउटपुट है, इनको सेपरेट करके लिखते हैं, और साथ में ये जो स्टेट्स हैं इन स्टेट को इनकी बाइनरी वैल्यू में लिखते हैं। अब इसको ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल क्यों बोला? फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रेजेंट स्टेट है 1 0 0 1 0 0, जैसे ही इनपुट में 1 अप्लाई किया, इनपुट में 1 अप्लाई किया, प्रेजेंट स्टेट 1 0 0 है, इनपुट में 1 अप्लाई किया, आउटपुट तो मिलेगी 1, ये आउटपुट मिल जाएगी 1। फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे, अब जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो मिलेगी 1 0 0, दैट इज ये वैल्यू क्या रहेगी 1 0 0, इसलिए इसको बोला ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल। नेक्स्ट इज एक्साइटेशन टेबल। अब ये जो एक्साइटेशन टेबल है इसकी वैल्यू पहले ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल को देख के लिखनी होती है। अब यहां पर लिखा प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट क्या है बाई 1 बाई 2 बाई 3, मैंने लिख दिया बाई 1 बाई 2 बाई 3, तो दिस इज बाई 1 बाई 2 एंड बाई 3। अब इनपुट क्या हो सकती है 0 या फिर 1, तो यहां पर लिख दिया प्रेजेंट इनपुट x। अब बच्चों ये वैल्यू कहां से लिखनी है, इसको देख के लिखनी है। जैसे प्रेजेंट स्टेट है 0 0 0, इनपुट 0 हो सकती है या 1, तो इन 2 केसेस में प्रेजेंट स्टेट है 0 0 0, इनपुट 0 अप्लाई कर सकते हैं या 1। नेक्स्ट केस में प्रेजेंट स्टेट है 0 0 1, इनपुट में 0 अप्लाई कर सकते हैं या फिर 1। अगेन प्रेजेंट स्टेट है 0 1 0, इनपुट में 0 या फिर 1 अप्लाई कर सकते हैं। अगेन प्रेजेंट स्टेट है 0 1 1, दैट इज ये जो 2 केसेस हैं, प्रेजेंट इनपुट 0 या फिर 1 अप्लाई कर सकते हैं। अगेन प्रेजेंट स्टेट 1 0 0, प्रेजेंट इनपुट 0 या फिर 1 अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्साइटेशन टेबल में पहले क्या करना होता है, ये जो प्रेजेंट स्टेट है और ये जो प्रेजेंट इनपुट है इनको कंबाइन करके लिखना होता है। इसी तरह से मैंने लिख दिया आउटपुट। अब आउटपुट 1 कहां मिली, एक यहां पर मिली, एक यहां पर मिली, एक यहां पर मिली है, दूसरी आउटपुट 1 कहां पर मिली है, यहां पर मिली है। अब बच्चों ये 1 कब मिली, जब प्रेजेंट स्टेट थी 0 1 1, इनपुट में अप्लाई किया 0। आप देख सकते हो प्रेजेंट स्टेट है 0 1 1, इनपुट में अप्लाई किया 0, आउटपुट मिली 1, मैंने वैल्यू लिख दी। अगेन अगली आउटपुट 1 कब मिली, प्रेजेंट स्टेट है 1 0 0, इनपुट में अप्लाई किया 1, प्रेजेंट स्टेट है 1 0 0, इनपुट में अप्लाई किया 1, आउटपुट मिली 1, रेस्ट केस में आउटपुट 0 है। अब देख सकते हो। अब दिस ये नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट का क्या मतलब है, ये है प्रेजेंट स्टेट। एट ए टाइम जो डेटा फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है उसको स्मॉल बाई 1 बाई 2 और बाई 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है प्रेजेंट इनपुट। फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे ये आउटपुट चेंज हो जाएगी, जो नई आउटपुट मिलेगी उसको नेक्स्ट स्टेट से लिखा जाता है कैपिटल बाई 1 बाई 2 बाई 3। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है। ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ से लिख ली। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट है 0 0 0, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट मिली 0 0 1 0 0 1, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट मिली 0 1 0 0 1 0।
अगेन प्रेजेंट स्टेट है 001, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली 011, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली 010। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट है 010, प्रेजेंट स्टेट यहां पर है 010, इनपुट में 0 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट मिली 011, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली 100। आप देख सकते 001 100। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट है 011, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली 011, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली 010, यहां पर लिख दी। अगर प्रेजेंट स्टेट है 100, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली 001, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली 100। आप देख सकते आगे है इनपुट। अब यहां पर लिखना है इनपुट D1 D2 D3। इसका क्या मतलब है बच्चों, हमारे पास ही प्रेजेंट स्टेट, ये सारी की सारी वैल्यू प्रेजेंट स्टेट की लिखी है एंड दिस इज ए प्रेजेंट इनपुट। हमारे पास प्रेजेंट स्टेट थी और प्रेजेंट इनपुट थी, जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमने डिसाइड कर लिया था, और जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू मैं यहां पर लिख चुका हूं। हमारे पास प्रेजेंट स्टेट थी, ये सारी की सारी वैल्यू प्रेजेंट स्टेट बताता है, और हमारे पास प्रेजेंट इनपुट थी। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए थी, दैट इज इन फ्लिप फ्लॉप की नई आउटपुट चाहिए थी, वो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है अकॉर्डिंग टू सर्किट रिक्वायरमेंट, जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया था। तो उसके लिए D1 D2 और D3 इन फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, इसको एक्साइटेशन टेबल से देखा जाता है। और प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जो चेंज होगा वो क्लॉक पे भी डिपेंड करेगा। अब इस केस में मैंने डी फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो हम इनपुट में अप्लाई करते हैं वही हमें आउटपुट में मिलता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट स्टेट हमारे पास ये थी, नेक्स्ट स्टेट हमने डिसाइड कर लिया है, जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए वही हम डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करेंगे। तो अगेन तो डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करेंगे 001। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेट 010 चाहिए तो डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में 010 अप्लाई करेंगे। बच्चों डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो हम फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करते हैं वही हमें फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में मिलता है। तो अगेन नेक्स्ट स्टेट हमें 011 चाहिए तो डी की इनपुट्स में अप्लाई करेंगे 011। नेक्स्ट स्टेट हमें 01 चाहिए तो डी की इनपुट में 010 अप्लाई करेंगे। 001 चाहिए दैट इज 001 अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेट 100 चाहिए तो डी के फ्लिप फ्लॉप में 100 अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेट 011 चाहिए दैट इज 011। इसी तरह से अगर यहाँ पर जेके एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज करते तो उस केस में ये वैल्यू कहाँ से लिखनी थी, जेके और एस आर फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल से लिखनी थी। अब इसके आगे क्या करेंगे, एट ए टाइम सर्किट की 4 इनपुट्स हैं, प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट्स, और यहां पर मैंने इन इनपुट्स के लिए जो डेसिमल वैल्यूज होंगी वो लिख लिया है। तो एक्साइटेशन टेबल में क्या होता था, हमारे पास प्रेजेंट स्टेट थी, प्रेजेंट इनपुट थी, जो नेक्स्ट स्टेट हमें चाहिए थी वो भी हमने डिसाइड कर लिया था। तो प्रेजेंट स्टेट हमारे पास थी, नेक्स्ट स्टेट हमने डिसाइड कर लिया है, तो इन फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में कौन सी वैल्यू अप्लाई करनी है वो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली है। और ये वैल्यू कहाँ से लिखी है, मैंने डी फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल से लिखी है। डी फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या होता है, जो हम इनपुट में अप्लाई करते हैं वही हमें आउटपुट में मिलता है। तो सिंपली यहाँ पर आउटपुट ये चाहिए थी नेक्स्ट स्टेट, तो डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में यही वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए थी डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में वही वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इसके आगे क्या होगा, हमारे पास एक सर्किट है जिसकी ये 4 इनपुट्स हैं और ये आउटपुट्स हमें मिल रही हैं। ये है एक तरह से ट्रूथ टेबल। अब मैं D1 D2 D3 और Z के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा, और जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगे वो D1 D2 D3 और Z को सेटिस्फाई करेंगे। पहले मैं D1 के लिए लिखता हूं, 4 इनपुट्स हैं तो 4 वेरिएबल के मैप यूज करेंगे, बाई 1 बाई 2 यहां पर लिखा, दिस इज बाई 3x। तो टोटल कितने सेल्स बनेंगे, 16 बनेंगे फ्रॉम 0 टू 15। पहले मैं D1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखता हूं, कौन से इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिला, आप देख सकते हो फॉर 5 एंड 9, 5 और 9 के लिए आउटपुट 1 मिला। अब बच्चों यहां पर 4 इनपुट्स थी, 4 इनपुट्स के लिए टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते थे, 16 फ्रॉम 0 टू 15। अब यहां पर जो हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशन है वो 10 है फ्रॉम 0 टू 9। तो ये जो 10 11 12 13 14 और ये जो 15 इनपुट्स हैं इनके लिए वैल्यू हम डोंट केयर लिखेंगे। मैंने ऑलरेडी वैल्यू भर चुका हूं,
फॉर 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसके लिए जो वैल्यू है वो डोंट केयर भरेंगे। अब मिनिमाइजेशन करते हैं। ये 1 इन डोंट केयर के साथ मिलकर क्वाड बनाएगा। एक्सप्रेशन लिखते हैं, इस क्वाड के लिए 1 1 कांस्टेंट है, दैट इज y1, और इस क्वाड के लिए ये 1 1 कांस्टेंट है, दैट इज x, प्लस ये 1 इस डोंट केयर के साथ मिलके पेयर बनाएगा। पेयर के लिए आंसर लिखते हैं, इस पेयर के लिए 1 1 कांस्टेंट है, दैट इज y2, और अगेन इस पेयर के लिए 0 1 को लिखेंगे y3 बार x। तो दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर d1। इसी तरह से d2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। d2 के लिए आउटपुट 1 मिला इन जगहों पे। कौन से इनपुट के लिए मिला? और 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7। अब जो रिमेनिंग इनपुट्स हैं, फॉर एग्जांपल 10 11 12 13 14 15, इसके लिए जो आउटपुट है वो डोंट केयर मिलेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला बच्चों? यहाँ पर 4 इनपुट्स हैं, तो 4 इनपुट्स के लिए टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? 16 फ्रॉम 0 टू 50। पर इस क्वेश्चन में जो हमारे पास इनपुट के कॉम्बिनेशन बने वो बने 10 फ्रॉम 0 टू 9। तो कौन कौन से इनपुट्स मिसिंग है? 10 11 12 13 14 15। तो अब ये जो के मैप में 10 11 12 13 14 15 ये जो मिन टर्म है या फिर ये जो इनपुट्स हैं, इनके लिए आउटपुट हम डोंट केयर लिखेंगे। 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। ये 4 1 इन 4 डोंट केयर के साथ मिलके ऑक्टल बनाएगा। ऑक्टल के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। ऑक्टल के लिए ये 1 1 कांस्टेंट है, दैट इज y3, प्लस ये 1 इस 1 के साथ मिलके पेयर बनाएगा। 0 0 को लिखेंगे y1 बार y2 बार, अगेन यहां पर कांस्टेंट है ये 1, दैट इज x। तो दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर d2। इसी तरह से d3 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, दैट इज दिस वन। ऑलरेडी मैं वैल्यू फिल कर चुका हूं। ये मैप में मिनिमाइजेशन करते हैं और 1 को हम रेफरेंस लेते हैं। तो 1 1 डोंट केयर 1 1 1 डोंट केयर, ये आपस में मिलके बना लेगा ऑक्टल। क्वाड प्लस क्वाड ऑक्टल। ऑक्टल के लिए आंसर लिखते हैं, यहां पर कांस्टेंट है ये 0, दैट इज x बार, d3 इज इक्वल टू x बार। आउटपुट z के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। ऑलरेडी मैं वैल्यू भर चुका हूं। ये 1 इस डोंट केयर के साथ मिलके पेयर बनाएगा और ये 1 इन 3 डोंट केयर के साथ मिलके क्वाड बनाएंगे। पहले मैं क्वाड के लिए आंसर लिखूंगा। क्वाड के लिए एक्सप्रेशन होगा 1 to 1 कांस्टेंट, दैट इज y1, और अगेन यहां पर कांस्टेंट है ये 1 1, दैट इज x, प्लस पेयर के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। 0 to 1 एक बिट का चेंज नहीं लिखेंगे, 1 to 1 कांस्टेंट, दैट इज y2, और अगेन यहां पर 1 0 मतलब y3 x बार। अब ये जो d1 d2 d3 और z है, ये क्या करेंगे? इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं d3 को लेता हूं। d3 क्या है? x बार, मतलब जो प्रेजेंट इनपुट में वैल्यू अप्लाई करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट d3 में मिलेगा। फॉर एग्जांपल x में अप्लाई किया 0 तो d3 में मिला कॉम्प्लीमेंट 1, x में अप्लाई किया 1 तो d3 में मिला 0, x में अप्लाई किया 1 तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 d3 की आउटपुट में मिला, x में अप्लाई किया 1 तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 d3 में मिला, दिस इज 1 तो यहां पर मिला 0। तो ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये क्या करेंगे? एट ए टाइम जो इनपुट्स होंगी, इनपुट्स क्या है? प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट, और साथ में जो आउटपुट मिलती है, आउटपुट क्या मिल रही है? ये जो इनपुट टू फ्लिप फ्लॉप है d1 d2 d3 एंड आउटपुट, इनकी वैल्यू को वेरीफाई करेंगे या इनकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। और ये नेक्स्ट स्टेट क्या होता है? एट ए टाइम हमारे पास प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट थी, फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए वो हमने डिसाइड कर लिया है, हमें ये चाहिए, और ये जो डिसाइड किया है ये अकॉर्डिंग टू स्टेट डायग्राम किया है। प्रेजेंट स्टेट हमारे पास है, नेक्स्ट स्टेट हमने डिसाइड कर लिया है, तो उस केस में फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में कौन सी वैल्यू अप्लाई करेंगे इसको एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से देखते हैं। अब बच्चों ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है d1 d2 d3 एंड z, और यहाँ पर मैंने कनेक्शन लगा दिए हैं। 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए d1 d2 d3। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। अब ये जो कनेक्शन है, अगर मैं सर्किट में कनेक्शन ड्रॉ करता हूं तो काफी कॉम्प्लेक्स सा दिखाई देगा, तो मैंने सिंपली लिखा d1 किसके बराबर है? y1 x, तो मैंने y1 x लिख दिया यहाँ पर एंड ऑपरेशन, y2 y3 x, अगेन प्लस
बाई 2 बाई 3 बार एक्स, बाई 2 बाई 3 बार एक्स, एंड ऑपरेशन फिर इनके बीच में हुआ और वो D1 में अप्लाई होगा। इसी तरह से D2 के लिए कनेक्शन लगा लिया, D3 क्या है एक्स बार, जो प्रेजेंट इनपुट है उसी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ये जो कनेक्शन लगाया ये आउटपुट के लिए मैंने कनेक्शन लगा लिए। अब बच्चों अब ये सर्किट ऑपरेट कैसे करता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रेजेंट स्टेट है 0 0 0 0 0। अगर इनपुट में अप्लाई करता 1 तो बाय डिफॉल्ट D1 D2 और D3 में क्या जनरेट हो जाना था? 0 1 0। ये कनेक्शन कैसे लगाए हैं? इन लॉजिकल एक्सप्रेशन को देख के लगाए हैं, और ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये हमने एक्साइटेशन टेबल को देख के कैलकुलेट किए हैं। तो सिंपली प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 0 और प्रेजेंट इनपुट 1 अप्लाई करते तो उस केस में D1 D2 और D2 की इनपुट में अप्लाई क्या होना था? 0 1 0। तो सिंपली D1 यहां पर वैल्यू जनरेट हो जानी थी 0, D2 ये जो वैल्यू ये हो जानी थी 1, D3 ये वैल्यू ये हो जानी थी 0। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे प्रेजेंट स्टेट थी 0 0 0 दैट इज 0 0 0, इनपुट में 1 अप्लाई किया तो उस टाइम पे जो आउटपुट निकलनी थी वो निकलनी थी 0। आउटपुट है 0, D1 D2 और D3 की वैल्यू क्या हो जानी थी? 0 1 0। फिर जैसे इन तीनों फ्लिप फ्लॉप में एट ए सेम टाइम क्लॉक में राइजिंग एज अप्लाई करते, ये फ्लिप फ्लॉप तीनों एक्टिवेट हो जाने थे। फिर जैसे ये एक्टिवेट होते तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो डेटा हम इनपुट में अप्लाई करते हैं वही हमें आउटपुट में मिलता है। तो D1 था 0 तो यहाँ पर आउटपुट यही 0 मिलनी थी। D2 में था 1 तो यहाँ पर आउटपुट चेंज हो जाना था 0 to 1। पहले प्रेजेंट स्टेट थी 0 थी, अब हो जानी थी 1। अगेन D3 में था 0 तो यहाँ पर आउटपुट अगेन 0 रहनी थी। तो इस तरह से वर्किंग होती है।